रोलेक्स, ये नाम अपनी ज़िंदगी में आपने ज़रूर सुना होगा। रोलेक्स दुनिया की लग्जरी वॉचेस में शुमार होती है और इस मकाम को आज तक बरकरार रखा हुआ है। रोलेक्स की शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे दुनिया की हकीकत बनी और ये कैसे $1 बिलियन की कंपनी बनी, यही कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम हैंस विल्सडॉर्फ है, जो पैदा हुआ मार्च 22, 1881 यानी 1881 को जर्मनी के शहर कुम्बाच में। जब वो 12 साल का था तब उसकी माँ चल बसी और उसके कुछ ही अरसे के बाद उसके फादर भी नहीं रहे। ये अपने बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। इनके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उनकी देखभाल इनके अंकल और आंट ने की और उन्होंने इन तीनों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। हांस का वहाँ पर ख़ास इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। इसके अलावा हांस को रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट था और इसी शौक ने उसे ज़िंदगी में बाद में पे बैक भी किया। एक दिन उसने फैसला किया बोर्डिंग स्कूल छोड़ने का और स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा चला गया। वहाँ उसने एक पर्ल मर्चेंट कंपनी यानी मोती बेचने वाली कंपनी में जॉब की और वहाँ उसने बिजनेस सीखा और वहाँ काम करते हुए उसे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि कंपनी अपना कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही और उसके बावजूद वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है। वो डिफरेंट मार्केट से पर्ल खरीद कर उसे अरेंज करते, उसे सॉर्ट करते हैं और डिफरेंट ज्वेलर्स को सेल कर रहे हैं। और ये हांस के लिए एक ग्रेट लेसन था कि कैसे प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। अब वक्त था 1900 का, जब हांस की एज 19 साल की थी। तब वो जिनेवा से लशॉय दे फोन्स चला गया। वहाँ पर जाकर उसने एक वॉच मेकिंग कंपनी कूनो गॉर्डन में जॉब स्टार्ट की और वहाँ इंग्लिश कोरेस्पॉन्डेंट और क्लर्क के तौर पर काम करने लगा और इसके साथ ही वॉचेस की एक्यूरेसी और मूवमेंट को चेक करने का काम भी करने लगा। और डेली 100 वॉचेस इसके हाथों से गुजरती थी, जहाँ उसने वॉचेस कैसे काम करती हैं, इनकी मैकेनिक्स क्या है, इनकी काफ़ी डीप एनालिसिस करने का मौका हांस को यहाँ पर मिला और यही उसके कैरियर का आगाज़ बना। इसी दौरान हांस ने एक और पॉकेट वॉच मेकिंग कंपनी में काम किया। वहाँ पर वो एक सेल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करने लगा और उस कंपनी की अच्छी खासी सेल ग्रो करने में उसने एक अहम किरदार अदा किया। अब वक्त आता है 1905 का, जब हांस ने यह सोचा कि अब उसे अपनी कंपनी ओपन करनी चाहिए, क्योंकि उसका शुरू से यह ख्वाब था कि वो एक अपनी वॉच मेकिंग कंपनी, रिस्ट वॉच कंपनी ओपन करना चाहता था। तभी उसने फैसला किया। हांस के पास एक बेहतरीन आइडिया तो था, लेकिन उसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। तभी उसका ख्याल अपने ब्रदर इन लॉ एल्फ्रेड जेम्स डेविस का आया। उसने एल्फ्रेड जेम्स डेविस के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम विल्सडॉर्फ एंड डेविस रखा गया। यह नाम अर्ली वॉचेस में भी एम्बेड किया गया। इनका मकसद एक हाई क्वालिटी रिस्ट वॉचेस अफोर्डेबल प्राइस में प्रोड्यूस करना था। जिनेवा में जॉब करते वक्त जो एक्सपीरियंस हांस ने गेन किया कि कंपनीज कैसे वॉच प्रोड्यूस करती हैं, कैसे वॉचेस बनाती हैं, इसी दौरान उसने एक स्मॉल स्विस वॉच मेकिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो मेरे लिए रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर करें। ये वो वक्त था जब रिस्ट वॉचेस का कोई तस्वर भी नहीं था। उस दौर में रिस्ट वॉच को लेडीज ज्वेलरी समझा जाता था, जिसके अंदर टाइम का एक्यूरेट होना ना होना इम्पोर्टेंस नहीं रखता था। लेकिन हांस को इस बात का यकीन था कि आने वाले वक्त में लोग पॉकेट वॉचेस को भूल जाएंगे और रिस्ट वॉचेस उनकी पहली सिलेक्शन होगी। रोलेक्स नाम कैसे बना? ये वक्त था 1908 यानी 1908 का, जब हांस को अपनी कंपनी के लिए कुछ ऐसा नाम चाहिए था जिसे हर जुबान में बोला जा सके और उसे आसानी से याद रखा जा सके। तब 5 लेटर पे बेस्ड हांस ने करीबन 100 नाम ढूंढे, लेकिन उसमें से कोई भी नाम ब्रांड बनने की एबिलिटी नहीं रखता था। एक सुबह हांस अपने डेली रूटीन में बिजी था कि अचानक किसी ने उसके कान में आके जैसे ये कहा हो रोलेक्स, और बस यही नाम बना एक ब्रांड। वैसे तो इस नाम का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन ये बोलने में बहुत अट्रैक्टिव था और लोगों को याद रखना काफ़ी आसान रहता। वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद हांस ने इस नाम को रजिस्टर भी करवा लिया, लेकिन इसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से
33% टैक्स लगा दिया गया उन कंपनीज पे जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करती थी। और ये हैंस की कंपनी के लिए कोई अच्छा साइन नहीं था, क्योंकि हैंस ने अभी अभी शुरुआत की थी। ये बात है 1950 की, जब हैंस ने अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर दिया। रिस्ट वॉचेस प्रोड्यूस करना हैंस की एक बेहतरीन कामयाबी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होने लग रही थी। रिस्ट वॉचेस में रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1926 में, जब दुनिया की पहली वाटरप्रूफ वॉच को लॉन्च किया जाता है, जिसका नाम ऑयस्टर रखा गया। अब वक्त था इसकी मार्केटिंग का, दुनिया को बताने का। तब हंस को पता चला कि एक यंग मर्सिडीज ग्लेड्स नामी लड़की इंग्लिश चैनल को स्विम करके पार करने वाली है। तभी हंस ने उससे राब्ता किया और एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अपने गले में ये वॉच पहनकर स्विम करें। और यूं 10 घंटे मुसलसल स्विम करने के बाद मर्सिडीज पानी से जब बाहर निकली तो ऑयस्टर वॉच का टाइम बिल्कुल एक्यूरेट था। उस वक्त हजारों की तादाद में लोग मर्सिडीज ग्लेड्स को देखने के लिए आए हुए थे। ये एक बेहतरीन मौका था अपनी ऑयस्टर वॉच की मार्केटिंग करने का। ये देखा गया कि इसका टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है, तो इसकी कामयाबी के बाद मर्सिडीज और ऑयस्टर वॉच दुनिया की हेडलाइंस बने रहे। इस वाकये के बाद रोलेक्स ने एक फुल पेज एड पब्लिश किया डेली मेल में ऑयस्टर की कामयाबी का, और ये एक रेवोल्यूशन था वॉच इंडस्ट्री में रिस्ट वॉचेस का। वाटरप्रूफ की टेस्टिंग के बाद अब वक्त था एयर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ को चेक करने का। उसके लिए जब 1933 में पायलट ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर से फ्लाई किया, तब ऑयस्टर वॉच का टाइम बिल्कुल एक्यूरेट रहा। और उस फ्लाइट के पायलट ने ये कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि एक घड़ी इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में भी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दिखा सकती है। आज के दौर में ये बात कहना बहुत आसान है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में ऐसा कहना वाकई एक बेहतरीन स्टेटमेंट थी। उसके बाद कई मशहूर शख्सियात के जरिए अपने ब्रांड की मार्केटिंग की, और इसका इतना असर हुआ कि अगले 4 दहाइयों तक यानी 4 डेकेड्स तक इसे याद रखा गया। अब वक्त था 1931 का। 1931 में रोलेक्स ने एक और वॉच इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका नाम रोलेक्स परपेचुअल रखा गया। इसकी खास बात यह थी कि ये वाइंडिंग रोटर के मैकेनिज्म पर काम करती थी, यानी आपके हाथ की मूवमेंट से घड़ी चलती थी बिना किसी बैटरी के यानी सेल के, और ये मैकेनिज्म आज हर मॉडर्न वॉच में यूज होता है। अपनी कामयाबी का सफर यूं ही जारी रखते हुए हंस विस्टॉर्फ पहुंचते हैं 1945 में, जब उन्होंने एक और घड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया, वो थी डेट जस्ट। इसकी खास बात यह थी कि इसके डायल के ऊपर एक छोटी सी विंडो बनाई गई, जिसमें से डेट को आसानी से देखा जा सकता था। ये एक और यूनिक कामयाबी थी हैंस विस्टॉर्फ और उसकी कंपनी रोलेक्स के लिए। और ऐसे ही चलते चलते इसी दौरान 1946 में हैंस ने एक चैरिटी फाउंडेशन बनाई, हैंस विस्टॉर्फ फाउंडेशन के नाम से, और रोलेक्स की 100% ओनरशिप उस चैरिटी के नाम कर दी, जो कि आज तक उसी फाउंडेशन के अंडर काम कर रही है, जिसकी वजह से ना तो रोलेक्स को पब्लिक किया जा सकता है और ना ही इसे बेचा जा सकता है, और चैरिटी के अंडर होने की वजह से इसे किसी किस्म का टैक्स भी नहीं देना पड़ता। वक्त आता है 1950s का, अर्ली 1950s का, जिसमें एक न्यू रेवोल्यूशन आती है, जहां घड़ी का मकसद सिर्फ टाइम बताना ही नहीं था। तब रोलेक्स ने प्रोफेशनल वॉचेस डेवलप की, जिनको इस्तेमाल किया जाने लगा प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि डीप सी डाइविंग, एविएशन, माउंटेन क्लाइंबिंग। ये वॉच इंडस्ट्री में एक बेहतरीन इनकलाब था जो बढ़ता ही चला जा रहा था। 1953 में सबमरीनर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि 100 मीटर यानी 330 या 330 फीट गहरे पानी में भी आपको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताती है। और इससे डाइवर को एग्जैक्ट आइडिया भी होता था कि उन्होंने कितना टाइम पानी के अंदर गुजारना है या वो कितना वक्त गुजार चुके हैं। वक्त गुजरता चला जाता है और फर्स्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल फ्लाइट एक कॉन्सेप्ट है। एक कंट्री से किसी दूसरे कंट्री जाना है तो वहाँ का टाइम जोन आपके कंट्री से डिफरेंट होगा। मीन्स कि आपके कंट्री में अगर सुबह के 7 बज रहे हैं तो दूसरे कंट्री में उसी वक्त शाम के 7 बज रहे होंगे। इसी टाइम को एनालाइज करने के लिए एक ऐसी वॉच इंट्रोड्यूस करवाई गई
जो कि आपको डिफरेंट जोन में ये बताती थी कि वहाँ पर उस वक्त क्या टाइम चल रहा है। और इसी चीज़ को जानना हकीकत में बदला रोलेक्स ने। फिर 1956 में ऑयस्टर परपेचुअल डेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि 18 कैरेट गोल्ड और प्लेटिनम में बनाई गई, और ये पहली घड़ी बनी जिसके डायल के ऊपर न सिर्फ डेट बल्कि दिन का पूरा नाम भी शो होता था। आज की ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होता है 1960 में, लेकिन रोलेक्स आज भी एक कामयाब ब्रांड के तौर पर समझा जाता है। 1914 में विल्सडॉर्फ ने यह कहा था कि आने वाले वक्त में पॉकेट वॉचेस पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगी और उनकी जगह रिस्ट वॉचेस ले लेंगी, और मैं अपनी इस राय में गलत नहीं हूँ और आप लोग देखेंगे कि मैं बिल्कुल सही कह रहा था। द फाउंडर ऑफ रोलेक्स।